सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत। कलमादा सफर प्रोग्राम में आपका अभिनंदन करते हैं। आपसे रूबरू करवाते हैं एक नई कलम के साक्षात्कार सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अजय शर्मा जी से। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंजाब की धरती उर्वरा, उपजाऊ, खुश दिल, खुश मिजाज और खुश आमदीद कहने वाले पंजाबियों की खुश भरी धरती है। पुरसुकून से जीने वाले ये पंजाबी उर्वरा धरती के साथ साथ साहित्य लेखन में भी अग्रणीय हैं। अगर ये शहीदों की भूमि है, शहीद वीर योद्धाओं की भूमि है, तो साथ ही साथ ये साहित्य लेखन में भी अग्रणी रहने वाले लेखकों और साहित्यकारों की भूमि है। हिंदी साहित्य की वृहद लेखन परंपरा में यदि हम पंजाब की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर से लेकर कुमार विकल तक, या फिर हम बात करें अगर श्रद्धाराम फिलौरी से लेकर डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी तक, तो बहुत एक सुदीर्घ लंबी परंपरा है जिन्होंने हिंदी साहित्य के यशस्वी योगदान को और आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में पंजाब के कथाकार से मिलते हैं जो कथा लेखन के साथ साथ पत्रकारिता, पटकथा लेखन और भी कई सारी विधाओं में सिद्धहस्त हैं। मिलते हैं कलम के जोरदार लेखक डॉक्टर अजय शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन ऑन स्काई टीवी पर। आपसे बात करने से पहले दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि आप 16 उपन्यासों के लेखक हैं, 6 नाटक आपने लिखे हैं, बहुत सारा शोध कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपके ऊपर हो रहा है, चाहे वो एमफिल के रूप में हो, पीएचडी के रूप में हो। आप दूरदर्शन के साथ भी जुड़े हैं जिसमें आप पटकथा लेखक हैं, साथ ही साथ आप पत्रकार भी हैं, और भी देखा जाए तो कितने रंगों के साथ डॉक्टर अजय शर्मा पंजाब की इस पावन भूमि पर अपना यशस्वी योगदान दे रहे हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी से। अजय जी, सबसे पहले आपसे सवाल के रूप में पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे भी और मेरे परिवार वालों से भी लोग मजाक में पूछ लेते हैं कि आप दवाइयों के डॉक्टर हैं या किताबों के डॉक्टर हैं। तो आपके साथ यही सवाल मैं पूछना चाहूँगी दर्शकों की जानकारी के लिए कि आप दवाइयों के डॉक्टर हैं या किताबों के डॉक्टर? जी, मैं डॉक्टर तो दवाइयों का ही था जी, तो लेकिन धीरे धीरे दवाइयाँ छूट गई हैं, स्टेथोस्कोप छूट गया है जी, थर्मामीटर छूट गया है जी। अब ये अक्षर मेरे हिस्से आ गए। अब मैं शब्द रखने लगा हूँ जी। कल मेरा जन्मदिन था जी, तो ममता काली ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा था उस पर। उन्होंने लिखा था, बे डॉक्टर, हम चाहते हैं कि आप डॉक्टरी करें और लोगों की सेवा करें जी, लेकिन आपने तो समाज की सेवा करने की सोची है। आपकी जोरदार कलम का स्वागत है। उन्होंने ये कमेंट लिखा तो मुझे अच्छा लगा जी। एक बहुत बड़ा साहित्यकार जब आपको ऐसा कमेंट करता है तो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसका ये सफर जो है, वैसे तो मैंने डॉक्टरी की जी 1999 में ठीक, तब हिंदी पत्रकारिता जी का हमारे पंजाब में पदार्पण हुआ। तो 2 अखबारें, दैनिक जागरण और अमर उजाला यहाँ पर जी। तो बस ऐसे ही एक दिन चांस बना कि मैं अमर उजाला में एक खबर देने गया, तो उन्होंने पूछा खबर किसने लिखी है? मैंने कहा जी मैंने लिखी है। तो कहते आप हमारे पास आ जाओ जी। तो बस आ जाओ, मैंने कहा पार्ट टाइम करूँगा, मैं क्लिनिक करता हूँ जी। तो पार्ट टाइम मुझे ऐसे एक दिन क्लिनिक घर था तो मुझे फ़ोन आया कि ये स्टोरी कर दो, हमें स्टोरी चाहिए। तब हमारे पंजाब में वैलेंटाइन डे पर कभी स्टोरी नहीं छपी थी। हाँ, खबरें आती थी कभी दूर दराज से, वैलेंटाइन डे मनाया जाए, 99 की बात है, 2000 के आसपास की बात है जी। तो मैंने, वो कहते हैं कि हमें 5 इस पर बड़ी परिचर्चा करनी है, जिससे मतलब वैलेंटाइन डे हमारे मालिकों ने कहा कि उसका पूरा पुरजोर होना चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए पंजाब से, वैलेंटाइन डे यहाँ पर मतलब मनाया जाता है। तो आप हमें ना, मुझे कहते हैं 5 खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर साथ बहुत अच्छी परिचर्चा चाहिए जी। अच्छा, मैं तो डॉक्टर था, तो मेरे दोस्त के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर थे ठीक। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ हॉस्टल्स की कुछ लड़कियाँ हैं तो उनसे आपकी बात करवाती हैं। मैं उनकी फोटोग्राफ्स लेकर खास स्टोरी बना ली। अगले दिन वो सुबह मेन लीड जो छपी, वैलेंटाइन डे पहली स्टोरी ब्रेक की पंजाब में, वो मैंने की। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने अगले दिन फिर लिखी, लेकिन उसका ये सिला हुआ कि अमर उजाला की ऑफिस में कुछ प्रतियाँ कुछ संस्थानों ने जलाई कि ये प्रथा गलत है, हमारे पंजाब में नहीं है, पंजाब को मतलब ये प्रदूषण के रूप में उन्होंने प्रहार के रूप में लिया और इस तरह से। लेकिन मेरा करियर यहाँ से आगे चल पड़ा जी। लेखक के रूप में भी
नहीं, लेखक तो मैं पहले से अखबारों से, लेकिन नहीं, अखबारों से पहले कॉलेज के टाइम से मैं लेखक था, लिखते थे, कहानियां लिखता था। कई अखबारों पंजाब के सी पता जो इस तरह कादम्बनी ये होती, वहाँ उसमें कहानियां छपती थी कादम्बरी में जी। लेकिन ये है कि इतना सीरियस लेखक नहीं था, ठीक ठीक लेखक था। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने लेखक बनना है, क्योंकि मेरे अंदर लेखक बनने का वो था नहीं जी, एक एक्टर बनने का जुनून जरूर था जी। तो बस हुआ, बस हालात ऐसे आते गए, धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया। मुंबई जाने की एक आग थी, वो धीमे धीमे वो ठंडी पड़ती गई जी। और जो लेखक वाला जो पक्ष था वो आगे आता गया जी। और मैंने 2001 में पहला उपन्यास लिखा। इससे पहले 98 में एक मेरी कहानियों की किताब आई, पंजाबी में कहानियां भी लिखी मैंने, उसका नाम था लकीर दे आस पास। उसका बड़ा स्वागत हुआ। पंजाब के कई जो मतलब जिसको कहते हैं ना चुनिंदा कहानी संग्रह, उनमें मेरी कहानी शामिल की गई। हाँ, एक जिनके चोले रखड़े गुरचरण पाजी ने किताब एडिट की थी, उसमें पहली कहानी मेरी जी। ठीक है। बस 2001 में जब मैं हिंदी अखबारों में आ गया तो मुझे लगा कि मेरी वो कंप्यूटर की कंपोजिंग आ गई, हिंदी में लिखना चाहिए ताकि मेरी बात दूर तक जा सके। मैं लिखता हिंदी में, लेकिन बात पंजाब की करता हूँ, बात पंजाबी की करता हूँ जी। मेरे नावलों में सब नावलों पंजाब और पंजाबी है जी, पंजाबी है, भाषा हिंदी है। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि जितनी भाषाएं आपके अंदर, जितने बंदे आपके अंदर, वो एक बंदा मेरे अंदर ऑलरेडी जी। मैंने आपके जितने भी उपन्यास पढ़े हैं अजय जी, उसमें आप सही कह रहे हैं कि पंजाब और पंजाबियत की खुशबू समेटे हुए हैं वो सारे के सारे उपन्यास। आप कहानियां लिखी, आपने उपन्यास लिखे, पत्रकारिता की बात सुनाई आपने, अभी अभी आपने वो बम्बई वाली बात भी कही कि वो एक अभी आपने चिरकाल से सपना पाला हुआ था। वो ये सारी बातों के बीच में कौन सा ऐसा वो पक्ष है जो ज्यादा हाईलाइट होता है, ज्यादा आप प्रखर रूप धारण करके सामने आता है? नो डाउट लेखन ही है। कहते हैं ना, समय के साथ जैसे जैसे आदमी कोई काम करता है तो उसके हस्ताक्षर उसके चेहरे पर होने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे मानो मैं अब लेखक हूँ तो लेखक के हस्ताक्षर ही मेरे चेहरे पर है। हाँ जी। मुंबई जाने का सपना था, अभी है, लेकिन वो मुंबई को मैं एक शहर के रूप में नहीं लेता जी। मुंबई मेरे लिए एक ऊर्जा है जी। मैं जब भी लिखता हूँ मुंबई मेरे साथ एक ऊर्जा बनकर चलता है, एक्स्ट्रा फोर्स बनकर मेरी कलम के साथ चलता है। मेरे लिए अब वो शहर नहीं है, मेरी ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को मैं अंदर अब भी पाले हुए हूँ, वो कभी चलती रहती है, वो कभी नहीं जाएगी। और लेखन ही प्रमुख है, आप लेखन ही प्रमुख है जी। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है श्रोमणी साहित्यकार का पुरस्कार है आपकी झोली में। एक आपको लखनऊ संस्थान से भी मिला हुआ है, और जो पंकज अकादमी से भी आपको सम्मान मिले हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कागज कलम न लिखना में नाम मिला है, गुरबाणी की तुक पर। हाँ जी, कागज कलम लिखना, तो मुझे उस पर 1 लाख का पुरस्कार मिला निदेशालय में। मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये पुरस्कार आपके लेखन को प्रोत्साहित करते हैं, कहीं बाधित तो नहीं करते? बाधित बिल्कुल नहीं करते। मुझे जितने पुरस्कार मिले, पुरस्कार के बाद मैंने और मतलब अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट किया, अच्छे ढंग से और अच्छे उपन्यास लिखे, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं जी। उम्मीदें बढ़ जाती हैं बिल्कुल। अपने आप देखो, मैं किसी का कंपटीशन नहीं करता, खुद से है कि ये उपन्यास ऐसा है तो अगले का सब्जेक्ट भी चेंज होना चाहिए, अगला उपन्यास से अच्छा भी होना चाहिए, अगला अच्छा है ना। और मैं अपने से मुकाबला करता हूँ, इसलिए मैं लगातार लिख रहा हूँ। हर साल मैं एक उपन्यास जरूर लिखता हूँ जी। सम्मान की भूमिका इतनी ज्यादा होती है कि कई बार उसके लिए हम दिक्कतबाजियां भी करते हैं या कुछ करते हैं, कि आपको लगता है एक सही सोच या उद्देश्य होना चाहिए लेखक का? देखिए, सम्मान की कोई भूमिका नहीं होती जी। सम्मान क्या होता है? सम्मान आज मिल गया, कितने का हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मोमेंटो के रूप में हो जी, आज मिलेगा जी, 2, 4, 6 महीने के बाद वो धुंधले में पड़ जाएगा जी। जहाँ पहुँचेगी आप, रचना पहुँचेगी, आप रचना पहुँचेगी, आपकी बात होगी। रचना में दम है तो बात होगी, रचना में दम नहीं है तो बात कभी नहीं होगी। पुरस्कार चाहे आपको 10 लाख का मिला हो, रचना में दम होना चाहिए। अक्षर बोलेंगे, शब्द ब्रह्म है जी, ठीक है। शब्द गुरु फल सागर करिए, वाणी में लिखा हुआ है जी। अगर शब्द ब्रह्म है तो शब्दों की ही पूजा होती है जी, क्योंकि आपके पुरस्कारों को कोई नहीं पूछेगा, पुरस्कार तो आपके पास है, रचना किसी के पास जाएगी, मूल्यांकन उसने करना है, खुद का मूल्यांकन तो खड़ी करेंगे, लोग करेंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए पुरस्कारों की राजनीति तिकड़मबाजी होनी नहीं चाहिए। लोग पुरस्कारों के पीछे भागना नहीं चाहिए, जो सहज मिले उसको ले लेना, स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन भागना नहीं चाहिए। मैं कभी जिंदगी में पुरस्कारों के पीछे भागा नहीं, आज तक नहीं भागा। बहुत अच्छा अजय जी, मैंने आपकी जो जब बायोडाटा पढ़ा है तो उसमें 16 उपन्यास हैं आपके जी। पहला उपन्यास था चेहरा और परछाई, और जो लास्ट में जिसके ऊपर हम परिचर्चा पे भी मिले थे, शंख और समंदर जी। शंख और समंदर,
शंख में ही समंदर। तो इन 16 उपन्यासों में पहले और अंतिम के बीच में जो रचनात्मक यात्रा है उसको बहुत व्यापक पाया, या आपका क्या अनुभव रहा इन सब के बीच में, इन 16 उपन्यासों की यात्रा के बीच? देखिए ये ना एक क्रम है जी, जैसे माँ बच्चा छोटा है फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा ये क्रम है, सृष्टि का नियम है जी। तो धीरे धीरे देखिए ग्रोथ होती है, हाँ जी, आदमी की भी ग्रोथ होती है। जब मैंने पहला उपन्यास लिखा, आपको सच बताता हूँ, मैंने बहुत डर डर के लिखा, उसका नाम था चेहरा और सच्चाई। मैंने जैसे पहले ही कहा कि मुझे मुंबई का शौक था, मुंबई की फिल्म माया नगरी पर वो आधारित, ठीक है। तो उसमें मैं एक आपको वो मैंने डर डर के लिखा, बड़ा छोटा उपन्यास था, मुझे ये नहीं पता था कि लोग कैसे इसको लेंगे, इसका कोई मतलब स्वागत कैसे होगा भी कि नहीं होगा। नहीं, उपन्यास लिखने के बाद बात ना तो बड़ा धक्का भी पहुंचा, बहुत मेहनत होती है। अच्छा कहानी लिखी अच्छी नहीं है, आदमी कहता है और लिख लेंगे, कोई और। अच्छा मैंने बहुत डर के लिखा, आखिर में जो मैं मतलब आखिर और उसके आगे जाना चाहता, मैं नहीं जा पाया जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ उसमें मैंने एक स्ट्रगलर दिखाया था जो यहाँ से म्यूजिशियन बनने मुंबई जाता है, ठीक, लेकिन वो म्यूजिशियन नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता तो घंटी बजाता है, घंटी बजाता है, आने जाने वालों को आगाह भी करता है। तो वो घंटी बजाकर ये लाइनें बोलता है, घंटी भी एक साज है, कभी हंसने की कभी रोने की आवाज है, ये गहरे दिल ही समझे हैं, ये गहरे दिल का राज है। तो उसको म्यूजिशियन तो नहीं बन पाता, लेकिन अब घंटी वो कहता मेरी स्थिति वो हो गई है जैसे मैं मतलब ना तो म्यूजिशियन बन सका, ना घर का रहा ना घाट का, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी किन्नरों के साथ ढोल की गाने लग रहा है। इस तरह वो एक शुरुआती दौर था। अब शंख में समंदर आते आते इस बीच हमने इतने दौर देखे, हमने कोरोना का भयावह दौर भी देखा। उस दौर में जब आदमी आदमी से मिल नहीं सकता था, उस दौर में जब हम आपको हाथ लगाने से डरते, घर वाले भी डरते थे। अच्छा मुझे कोरोना हुआ, मैं हॉस्पिटल रहा, अच्छा मैं बिल्कुल मौत से नहीं डरता, मैं हॉस्पिटल में रहकर अपने नोट्स लेता रहा, मोबाइल पर लिखता रहा, जब भी होता मैं सोफे पर बैठ जाता लिखने लग जाते थे। और हुआ कि आकर मैं घर आया आइसोलेशन में, सारे घर में कोरोना हुआ था, मैं मेरे घर कमरे में कंप्यूटर पड़ा था, मैं ठक्कर करने लगता तो मिसिंग कहती थी ये क्या कर रहे हैं आप जी, मैं कहता नहीं मुझे उपन्यास लिखना। तो कहते लगता है उपन्यास आपको कोरोना इसलिए हो कि आपने उपन्यास लिखना है। और मैंने उपन्यास लिखा, मुझे लगता है हिंदुस्तान का संभवतः वो पहला ही उपन्यास था, कमरा नंबर 909 उसकी खूब चर्चा भी हुई जी। उसके ऊपर सेंट्रल हिंदी यूनिवर्सिटी जो बठिंडा में है पंजाब में, उसके ऊपर एक MA पार्ट 2 में एक थीसिस भी उसके ऊपर हुआ। तो बस उसके बाद वो एक मतलब ऐसा मतलब बिना वो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आप किसी को मिल नहीं सकते, हॉस्पिटल कमरे में करेक्टेड कहाँ से लाएंगे, इसलिए लेखक को भी सहारा दिया, बिल्कुल बहुत सहारा दिया, मैंने फिर उपन्यास पूरा किया। अच्छा उसके बाद फिर सेकंड दौर आया, सेकंड दौर में कोरोना पर एक और उपन्यास लिखा, शंख में समंदर। इसमें कोरोना का मरीज नहीं है, लेकिन जो कोरोना के बाद स्थितियां पैदा हुई, सारे करेक्टर्स ऑनलाइन है, हर पत्र ऑनलाइन है जी, जो मैं करेक्टर है वो भी ऑनलाइन है, और ऑनलाइन उपन्यास खत्म हो जाता है। मैंने समर्पण भी यही किया, उन रिश्तों के नाम इंटरनेट के माध्यम से बने उन रिश्तों के नाम जिन्हें मैं कभी नहीं मिला, और सच में जो उसमें पात्र मैं उन्हें कभी नहीं मिला नहीं। तो ये भी एक क्रांति ही हुई, ये क्रांति मतलब उस दौर की, उसने हमें अपने आप से जुड़ना सिखाया। उसमें बहुत बड़ी चेंज है, पहले मैं सैर करने बाहर जाया करता था, स्पोर्ट्स कॉलेज जाता था, मेरे उपन्यासों में भी आया है, सड़क पर भी जाता है, लेकिन कोरोना के दौर में घर में ही सैर करनी शुरू कर दी, और मैं बिल्कुल वहाँ घर पे रहे, तो अब मैं घर में ही सैर करता हूँ। ये मतलब एक परिवर्तन आया। देखो दोनों के दो पहलू होते हैं सिक्के के जी। अच्छा आप अच्छी चीजें ले लो, बुराई छोड़ दो, बुरी है। आपने ऑनलाइन की बात की, हम तकनीक की जब बात करते हैं तो इस तकनीकी दौर ने पुस्तक संस्कृति को बड़ा आघात पहुंचाया है, हम दूर जा रहे हैं पुस्तक संस्कृति से। तो ऐसे में एक लेखक का, एक साहित्यकार का क्या दायित्व है? देखिए पुस्तक संस्कृति को तकनीक ने दूर नहीं पहुंचाया, पुस्तक संस्कृति को सरकारें दूर पहुंचाती हैं जी, पुस्तक संस्कृति को पब्लिशर ने दूर पहुंचाया है जी, पुस्तक संस्कृति को जो वितरक है उन्होंने दूर पहुंचाया है, क्योंकि पुस्तक हमारे तक पहुंचती नहीं है जी। किताबें छपती कितनी है जी, आप पब्लिशर से पूछ कर देख लो, जितनी लेखक ने लेनी उतनी छापता है जी। उसके कहते हैं जहाँ लाइब्रेरी में जाती है किताबें, जो लाइब्रेरी में जाती है 100 रुपए किताब 500 रुपए की होती है, 500 किताब लोग कहते हैं किताब महंगी, मैं फिर भी कहता हूँ किताब 500 की महंगी नहीं, क्योंकि 4 की बोतल लोग 1000 की पीते हैं, 2000 की पीते हैं। अगर आपका शौक है तो आप किताब पढ़ लेंगे, पुस्तक पर। हाँ बिल्कुल, पुस्तक अगर आप पुस्तक संस्कृति की बात करते हैं तो पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा सरकारें दे सकती हैं जी। देखो अब हमारा पंजाब है, पंजाब में उर्दू अकादमी है जी, पंजाब में पंजाबी अकादमी है, लेकिन हिंदी अकादमी नहीं है। अब आजाद हुए कितने साल हो गए,
उधर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक चलिए वो दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन चलिए एक हिंदी अकादमी की पुरजोर मांग भी पंजाब में होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि हिंदी अकादमी खोले। हिंदी के बहुत लेखक जो मेन स्ट्रीम में पंजाब से गए हैं, चाहे वो कृष्ण सोपती हो जी, चाहे वो रविंद्र कालिया हो जी, चाहे वो यशपाल हो, चाहे वो निर्मल वर्मा हो जी, चाहे वो नरेंद्र मोहन हो, महिप सिंह हो, जगदीश चंद्र हो, कोई लाल श्रद्धा फुलवारी बिल्कुल, जिन्होंने पहला उपन्यास भाग्यवती लिखा, जिन्होंने ओम जय जगदीश आरती लिखी पूरी दुनिया में गाई जाती जी। और पंजाब की धरती पर ही गीता के श्लोक गूंजे कुरुक्षेत्र। हाँ, बिल्कुल वो ये हाँ बिल्कुल। और पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा तो पंजाब की धरती पर लिखा, पंजाब की धरती पर लिखी। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में 52 कवि थे और वो संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया। बिल्कुल। तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है ना, बिल्कुल ये कहना था, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। हम जैसे लोग कहीं से पुस्तक लेकर खरीद कर पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल खरीद कर पढ़ता हूँ पुस्तक, चाहे 1000 रुपए की हो, मैं खरीदता हूँ, जरूर खरीदता हूँ। लिखना कितनी साधना मांगता है? लिखना बहुत साधना, एक निरंतरता चलती जाती बहुत साधना मांगता है। तो लिखने में आपको देखो, कहानी लिखनी बहुत आसान है जी, उपन्यास लिखना बहुत मुश्किल है। उपन्यास में ये है कि आपको सारे पात्र उसी टेम्परामेंट के लेने पड़ेंगे जैसा आपका नॉवल है, और सारे पात्रों का मनोविज्ञान, सारे पात्रों को एक ही एक्सेल पर घूमना है। ये नहीं है कि वो पात्र कहीं और जा रहा है, वो दाएं जा रहा है, वो बाएं जा रहा है। तो ये रशिया का लेखक था, उसने कहा था अगर कील भी किसी चीज में आपके उपन्यास में या नाटक में कहीं भी लगी हुई है ना, वो भी चुभती है अगर उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये बहुत मुश्किल है जी। तो क्योंकि आपको एक उस जगह तक भी लेके जाना कि वह एक पॉजिटिव का संदेश। मैं नहीं मानता कि साहित्य से कोई दुनिया बदलती है, साहित्य कोई क्रांतियां ले आता, कुछ नहीं होता। अगर क्रांति ले आता तो यूएसएसआर के कुछ नहीं ना होते। आज जो यूएसएसआर के नक्शे पर ही नहीं है जी, ठीक है। तो इसलिए कोई साहित्य क्रांति नहीं लाता, लेकिन एक दिशा और दशा जो पड़ता है उसको जरूर मिलती है, क्योंकि साहित्य अपने आप से जुड़ने का नाम है, ना कि बाहर जुड़ने का नाम है। जो अंतर्मन की छटपटाहट है, जब हम उसको साहित्य में व्यक्त करते हैं, बिल्कुल, आप उसको कथा में करें, कहानी में करें, उपन्यास में करें, फिर नाटक साहित्य कैसे डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो जो उपन्यास है ना जी, उपन्यास देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो ये परंपरा है ना, जो बहुत पहले चली, जब जो क्रिश्चियंस थे ना, जो वहाँ के जिनको पोप बोलते हैं कि पोप लोग ना अपने शुरुआत इन्होंने की, भी कोई कहानी सुनाएगा तो ऐसे होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा नहीं, कहानी बाहर सुनाई जाए, बाहर सुनानी शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसको और एक्सपेंशन मिलनी चाहिए। तो उन्हीं के लोग नाटक करते हैं। धीरे धीरे ये मंचों पर बात आ गई भी कहानी जो है ऐसे कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग सुन पाते हैं, कुछ नहीं। इसको मंच पर लेकर आना चाहिए जी, ताकि बहुत सारे लोग इसको समूह देख सके। समूह को देखने के लिए हमारे पास हमें मंच की जरूरत पड़ती है, ताकि समूह बैठकर देख सके। आप उपन्यास पढ़ेंगे या कहानी पढ़ेंगे, नाटक एक बंदा अकेले, अगर कोई खेलेगा तो बहुत सारे लोग उसको देखेंगे। तो उपन्यास वैसे भी कहने की बात है, जो नाटक है विधा तो है, पहले लिखी जाएगी। वो नाटक जो है वो खेलने की विधा है, वो एक मतलब एक मंच मांगती है जी। ये अंतर है। लेकिन फलक का अंतर पड़ता है, नहीं भावना का अंतर पड़ता है। नहीं भावना का अंतर ये है, मैं बता, दोनों में अंतर, बेसिक अंतर ये है। जो उपन्यास है, उपन्यास में हम अपने मनोविज्ञान को कैरेक्टर्स के साथ बिल्ड करते हैं जी, उसका पूरा परिवेश उसके साथ आता है जी। जो नाटक है उसमें डायलॉग्स होने चाहिए, उसके साथ डायलॉग चाहिए बस, क्योंकि परिवेश नहीं आता, क्यों श्रोता को जोड़ सकते, परिवेश नहीं आता। नाटक का कोई स्टार्ट नहीं होता, नाटक का कोई मध्य नहीं होता, नाटक का कोई अंत नहीं होता। तो उपन्यास का या कहानी का इसका स्टार्ट भी होता है, एंड एक टेंशन क्रिएट होती है, धीरे धीरे ऐसे जाती है, फिर ऐसे खत्म भी होती है। मतलब नाटक में ऐसा कुछ नहीं होता। नाटक तो पहली लाइन से दर्शकों को बांध लेना चाहते हैं, वो सफल नाटक होता है। चाहे आप बलवंत गार जी का लोहापुट ले लो, चाहे मोहन केश कादे ले लो, मेरे दो पसंदीदा नाटक है, दोनों की बात जरूर करता हूँ। बिल्कुल, मेरे भी यही पसंदीदा है, क्योंकि जब नाटकों की बात आती है, खास करके पंजाब के लेखकों में हम मोहन केश को भी गिनते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय पंजाब में बिताया, तो उनके नाटकों को हम मील का पत्थर, तीन ही नाटक
है ना, मेकअप 3 माह के लहरों के आधे ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ी तसल्ली देती है, मन को तो सुकून देती है? लिखना, सम्मान अवार्ड मिलना, या फिर एक होता है कौन सी चीज है जो लेखक को लेखक बनाए रखती है? वो लिखना ये निरंतर, तो देखो लेखक साधना है, लिखना साधना है, और साधना से आप पैसे की उम्मीद करोगे तो गलत है। पैसा और जगह से कमाया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ हम समाज से लेते हैं जी, उससे हम निर्वाह करते हैं, जो कुछ हम समाज को देते हैं उससे हम निर्माण करते हैं। जो लेखक है वो निर्माण की भूमिका में होता है, निर्वाह की भूमिका उसमें 2 रोटियां खानी है, तो इसके लिए जो जहाँ मिलने ठीक है, वो मिलती रहनी चाहिए बस। तो तसल्ली परिवार के साथ बिल्कुल मिलती है, और लेखन आपको सम्मानजनक स्थान को दिलवाता है। बिल्कुल, लेखन आपको एक बिल्कुल समाज में स्थान तो दिलाता है। और आपका कलम का इतना लंबा सफर हमने देखा, सुना, महसूस किया। आजकल आप क्या लिख रहे हैं, नया क्या लिख रहे हैं? मैं आजकल एक नए उपन्यास पर काम कर रहा हूँ। वैसे वो उपन्यास है, इस पर है यूक्रेन और रूस के, रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर। बिल्कुल। क्या नाम सोच लिया आपने? नाम सोचा है, फिलहाल जो नाम है उसका नाम है खारकीव का शोक गीत। अच्छा। या फिर खारकीव के खंडर, वो उस शहर का नाम है जो खंडर बना। जी, वो शहर का नाम है जो खंडर बन गया। आपकी जो 16 के 16 उपन्यासों पर एक दृष्टि डालें तो बिल्कुल विविधता है उनके विषय चुनाव में, आपस में नहीं मिलते। एक बात। दूसरी बात, मेरे किसी उपन्यास में हीरो हीरोइन नहीं, एक नायिका नहीं है जो शुरू से चलते हम तक जाते हैं। परिस्थितियां ही नायक बनती हैं, परिस्थितियां ही नायिका बनती हैं। अगर उसमें कोई छोटा सा कैरेक्टर भी आता है ना, वो पूर्ण वेग के साथ आता है, अपना पूरा मनोविज्ञान लेकर आता है, पूरा उसमें मतलब परिस्थितियां लेकर आता है, इसलिए वही नायक बन जाता है। जब उसको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, जो परिस्थितियां जो आता है वही नायक बन जाता है, ऐसे नायिका बन जाती है। एक पर्टिकुलर मैं उसको लेकर लिखते लिखते किस तरह मुड़ जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता होता, क्योंकि वो वेगात्मक चीजें निकलती हैं जी। तो जो पात्र या हम उद्देश्य चुनते हैं वो हमारे आसपास की घटित घटनाएं ही हमें, मुझे लगता है, वो ले करती हैं, चाहे वो समाज के स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल अंतिम रूप में पूछना चाहूंगी, समाज के लिए, युवा वर्ग के लिए कोई संदेश ये कि युवा वर्ग को पढ़ना चाहिए। पढ़ने की ना तो कि अच्छा लेखक बन सकता है, ना वो अच्छा एक्टर बनना, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं तो अच्छा एक्टर भी नहीं बन सकता जी। उसकी मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस भी अच्छी नहीं होगी, उसका मतलब उसको कोरस अच्छे से ढंग से करना नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ेंगे तो ही समाज आपको देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा जी। हमारे दर्शकों के अभी हमने सारा डॉक्टर अजय शर्मा की जो एक लंबी साहित्यिक यात्रा महसूस की है, उपन्यासों से शुरू करके हम पहुंचे हैं नाटक तक, पत्रकारिता से लेकर पटकथा तक, हमने इनकी सारी यात्रा को देखा, सुना और समझा। इन्होंने युवा पीढ़ी को भी संदेश दिया कि पढ़ने के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। तो डॉक्टर अजय शर्मा जी, आपका स्टूडियो पर आने पर, ऑन स्काई दर्शकों के सामने अपनी कलम की यात्रा बताने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।